हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट से भरा हुआ है। तो चीज़ों का दोहराव होने के बाद भी आपको हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भले ये मूवी कितनी इंटरटेनिंग क्यों ना हो, लेकिन कोरियन बॉक्स ऑफिस पे ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। लेकिन इस मूवी की कहानी वर्थ करती है कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। तो इस मूवी का नाम है लूसिड ड्रीम। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है इस मूवी के हीरो डेहो से, जो एक सिंगल फादर रहता है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी रहती है और उसका 6 साल का बेटा रहता है मिनुओ। तो डेहो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे मिनुओ से करता था और उसकी देख रेख के लिए उसने एक केयर टेकर को रखा हुआ था। तो डेहो एक जर्नलिस्ट था और उसने कई नामी गिरामी लोगों, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को एक्सपोज किया था और हाल ही में उसने एक बड़ी कंपनी में होने वाली इलीगल फंडिंग को एक्सपोज कर दिया था, जिससे जाहिर होता है कि कई लोग डेहो के दुश्मन बन चुके थे और उसे नापसंद करते थे। तो एक दिन जब डेहो घर आता है तो वो देखता है कि उसके बेटे मिन्हो के हाथ में खरोच लगी थी और जिससे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी। तो ये देखकर डेहो मिन्हो के केयर टेकर के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है उसके बेटे के शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो ऐसा रिएक्ट क्यों करता है और ऐसा क्यों कहता है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद मिन्हो अपने पिता डेहो को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने की जिद करता है तो डेहो मान जाता है और उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाता है। तो बाप और बेटे दोनों मैचिंग सनग्लासेस पहन के वहाँ जाते हैं और पार्क में मस्ती कर ही रहे होते हैं कि डेहो की नज़र एक बूढ़े फोटोग्राफर पे पड़ती है जो उनकी फ़ोटो खींच रहा था। तो चूंकि वो फोटोग्राफर उनकी परमिशन के बिना उनके फ़ोटो खींच रहा था तो डेहो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उनकी फ़ोटो क्यों खींच रहा था। जिसपे वो बूढ़ा फोटोग्राफर कहता है कि वो बाप और बेटे एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसलिए वो उनकी फ़ोटो खींच रहा था और वो कहता है कि वो उन्हें उनकी सारी फ़ोटो दे देगा। जिसके बाद मिन्हो डेहो से मैरी गो राउंड पे झूला झूलने के लिए कहता है तो डेहो रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरी गो राउंड का झूला एक राउंड घूमकर आता है, डेहो देखता है कि उसका बेटा मिन्हो घोड़े पे नहीं है और गायब हो चुका है। और जैसे ही डेहो एक कदम आगे बढ़ाता है उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है और डेहो नोटिस करता है कि उसके पैर में किसी ने एक नीडल चुभा दी है। तो ऐसा किसने किया डेहो को ये पता नहीं चल पाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तो जब डेहो बेहोश हो रहा था उसने धुंधले विजन में देखा कि एक आदमी उसके बेटे को लेकर जा रहा था। तो फ्रेंड्स, फिर इस घटना को 3 साल बीत जाते हैं और अभी भी डेहो अपने बेटे मिनुओ को खोज रहा था और पुलिस भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। डेहो अब तक अपने बेटे को खोजने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, यहाँ तक कि वो उन सभी बड़े लोगों के पास जाके हंगामा भी खड़ा कर लिया था जिसको उसने एक्सपोज किया था। तो चूंकि पुलिस को इन 3 सालों में इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसलिए पुलिस इस केस को बंद करने वाली थी। तो डेहो पुलिस चीफ सॉन्ग के पास जाता है जो इस केस के इंचार्ज थे और उन पर गुस्सा होता है कि वो 3 सालों में मिन्हो का कुछ भी पता नहीं लगा पाए और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को क्लोज ना करें। पुलिस चीफ सॉन्ग को दिखाया गया है कि वो सिंसियरली डेहो की हेल्प करना चाहते हैं और डेहो उनसे बताता है कि उन्हें उन्हीं लोगों के ऊपर शक है जिसको उसने एक्सपोज किया है और उनमें से कोई ही उससे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि इन 3 सालों में उसके पास रैंसम मनी के लिए कोई भी कॉल नहीं आया था। फिर घर आके डेहो इंटरनेट पे सर्च करता है कि ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें ऐसे छोटे बच्चों की किडनैपिंग हुई है और किन किन तरीकों को यूज करके उन किडनैपर्स को पकड़ा गया है। तभी वो लूसिड ड्रीम टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है जो एक दूसरे देश में यूज किया गया था। फ्रेंड्स, लूसिड ड्रीम वो ड्रीम्स होते हैं जहां लोगों को पता होता है कि वो सपना देख रहे हैं और उनका अपने सपने पे काइंड ऑफ कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम कोई सपना देखते हैं तो कभी कभी हम सपने में जान जाते हैं कि हम ये एक सपना ही देख रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर एक कंट्री के फिजिसिस्ट एक डिवाइस बनाते हैं जिसके जरिए लोग अपने ड्रीम या मेमोरी में जाके बार बार उस वक्त को जी सकता है और उस वक्त में क्या क्या हुआ और कौन क्या कर रहा था ये नोटिस कर सकता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ किडनैपिंग केसेस सॉल्व हुए थे। तो जब डेहो सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया की एक डॉक्टर सोह्योन इस डिवाइस का यूज करती है अपने पेशेंट्स के थेरेपी सेशन के लिए। तो डेहो सोह्योन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो इस डिवाइस का यूज़ अपने बेटे के किडनैपर का पता लगाने के लिए करना चाहता है।
तो वो डॉक्टर ह्यून से हेल्प मांगता है, लेकिन एट फर्स्ट डॉक्टर ह्यून मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर ह्यून ने अभी तक इस डिवाइस को केवल लोगों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक थेरेपी के रूप में ही किया था, और अगर उन्होंने ठीक से रूल्स और टाइम का फॉलो नहीं किया तो उसे कई सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डेहो तो अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार था, तो वो डॉक्टर ह्यून से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि भले ही उसकी जान चली जाए लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढना चाहता है। तो डेहो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर फाइनली डॉक्टर ह्यून मान जाती हैं और उसको लूसिड ड्रीम में भेजने के लिए रेडी करती हैं, और साथ ही उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं जो उसको ध्यान में रखना होगा। पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि वो लूसिड ड्रीम में केवल 10 मिनट के लिए ही रह पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा देर तक रुकने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। दूसरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लूसिड ड्रीम में सब कुछ इतना रियल लगता है कि उसे रियलिटी और ड्रीम के बीच में अंतर पता करने के लिए अपने वॉच को देखना होगा, क्योंकि लूसिड ड्रीम में सेकंड का हैंड मूव नहीं करता है। गाइस प्लीज लेट मी नो कि आप में से किसी ने कभी सपने में घड़ी देखी है, और क्या ऐसा केवल लूसिड ड्रीम में होता है कि सेकंड का हैंड मूव नहीं करता है? वेल आई नो दिस इज अ साइंस फिक्शन मूवी, मैंने तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर फाइनली डॉक्टर ह्यून उसे तीसरा इंस्ट्रक्शन देती हैं। उसे जिस दिन के मेमोरी में जाना है उसे उसी दिन के मेमोरी पे फोकस करना होगा, तभी वो उस मेमोरी में एंटर कर पाएगा। और उसके बाद डॉक्टर ह्यून उसे एक डिवाइस देती हैं जिसकी हेल्प से वो लूसिड ड्रीम से बाहर आ पाएगा। तो लूसिड ड्रीम से बाहर आने के लिए उसे उस डिवाइस का बटन दबाना होगा, जिसके बाद उसमें से एक लाइट ब्लिंक होगी जिससे उसके ब्रेन वेव्स में चेंजिंग आ जाएगी और वो ड्रीम से बाहर आ जाएगा। तो जिसके बाद डॉक्टर ह्यून डेहो को इंजेक्शन देकर ये प्रोसेस शुरू करती हैं। तो डेहो उसी दिन के मेमोरी में चला जाता है जिस दिन उसका बेटा किडनैप हुआ था। तो वहाँ पहुँच के डेहो को थोड़ा अजीब लगता है और ड्रीम और रियलिटी के बीच फर्क करने के लिए वो अपनी वॉच को चेक करता है और देखता है कि सेकंड का हैंड मूव नहीं कर रहा था। फिर तभी उसकी नज़र अपने बेटे पे पड़ती है और वो जाके अपने बेटे को गले लगा लेता है और काफ़ी इमोशनल होता है। फिर वो इधर उधर उस किडनैपर का पता लगाने के लिए देखने लगता है। फिर वो एक आदमी को नोटिस करता है जो काफी सस्पिशियस लगता है क्योंकि वो उसी की तरफ देख रहा था। तो डेहो उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो आदमी भागता है और एक बिल्डिंग में चला जाता है। और जैसे ही डेहो उस आदमी तक पहुंचता है वो आदमी गायब हो जाता है और डेहो भी रियलिटी में चला आता है। डेहो डॉक्टर ह्यून को उस आदमी का डिस्क्रिप्शन बताता है जिसपे डॉक्टर ह्यून बताती है कि वो आदमी उसके सॉफ्टवेयर का एक एरर है और वो कहती है कि वो उस आदमी पे ध्यान न दे। और साथ ही डॉक्टर ह्यून उसे वार्न करती है कि इस बार वो अपने ड्रीम में जाए तो केवल सब कुछ ऑब्जर्व करे, क्योंकि अगर वो अपनी ड्रीम में किसी से भी बातचीत करेगा या किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करेगा तो उसका रियल मेमोरी मिट जाएगा और लूसिड ड्रीम में उसने जो कुछ भी किया है वही उसकी न्यू मेमोरी बन जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो उस दिन क्या हुआ था रियल मेमोरी में वो ये कभी भी याद नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे कोई क्लू चाहिए तो वो वैसा ही सब कुछ होने दे जैसा हुआ था। तो एक बार फिर से डेहो लूसिड ड्रीम में जाता है और इस बार उसे वो आदमी नजर नहीं आता है और डेहो इस बार सब कुछ वैसा ही होने देता है जैसा हुआ था। तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसका बेटा मेरे को राउंड पे झूलने जाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगता है और एक आदमी उसकी हेल्प के लिए आता है। तो जब डेहो बेहोश होने लगता है तो वो उस आदमी पे कॉन्सेंट्रेट करता है जो उसके बेटे को लेकर जा रहा था और डेहो उसके हाथ में एक टैटू को नोटिस करता है। तो लूसिड ड्रीम से बाहर आने के बाद डेहो तुरंत पुलिस चीफ सॉन्ग के पास जाता है और पुलिस चीफ सॉन्ग को सारी बात बताता है। तो पुलिस चीफ सॉन्ग पहले तो इस बात पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खुद लूसिड ड्रीम में जाते हैं तो वो इस बात पे विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस चीफ सॉन्ग और डेहो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए वो उसके बेटे का पता लगा कर रहेंगे। फिर डेहो चीफ सॉन्ग से सारी बातें डिस्कस करता है कि वो ड्रीम में क्या क्या देखा था और इसी दौरान डेहो को ये ध्यान आता है कि इस किडनैपिंग में 2 लोग शामिल थे, एक जिसने उसे बेहोश करने के लिए उसके पैर में डांट मारी थी और दूसरा वो जो उसके बेटे को लेकर जा रहा था। तो फ्रेंड्स जिस डांट से डेहो को मारा गया था उस डांट पे किसी का भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला था, जिससे ये जाहिर होता है कि डांट मारने वाले ने ग्लव्स पहन रखा था। तो एक बार फिर से डेहो लूसिड ड्रीम में जाता है और उस आदमी को ढूंढता है जिसने ग्लव्स पहना हुआ था। तो डेहो देखता है कि बेहोश होते समय जो आदमी उसे संभाल रहा था वही आदमी ग्लव्स पहना हुआ था। तो फिर आगे लूसिड डिवाइस के जरिए उस आदमी के फेस का प्रिंट निकाला जाता है। तो डेहो और पुलिस चीफ सॉन्ग दोनों ही उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता लगाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते रात हो जाती है और डेहो पुलिस स्टेशन में ही सो जाता है। सुबह जागने पे डेहो पुलिस चीफ सॉन्ग के टेबल पे पुलिस चीफ सॉन्ग की बेटी और पुलिस चीफ सॉन्ग का फोटो देखता है।
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस चीफ सॉन्ग भी अपनी बेटी से काफी प्यार करते थे। तो रूम से बाहर निकल के डेहो देखता है कि पुलिस चीफ सॉन्ग अपनी बेटी से बात कर रहे थे। तो डेहो पुलिस चीफ सॉन्ग से उसकी बेटी के बारे में पूछता है और बातचीत के दौरान डेहो को पता चलता है कि पुलिस चीफ सॉन्ग भी एक सिंगल फादर हैं और उनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटलाइज है क्योंकि उसे बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके वजह से शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा न रह पाए। पुलिस चीफ सॉन्ग कहते हैं कि इसी वजह से वो डेहो का दर्द समझ सकते हैं कि अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है और इसीलिए वो डेहो के बेटे को अपना बेटा समझकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर इसके बाद डेहो एक आदमी के पास मिलने जाता है जिसको उसने बहुत पहले एक झूठे केस से बचाया था। तो उस आदमी और उसके ग्रुप का काम था पैसा वसूली करना और इंसान, कार वगैरह जैसी चीजों का पता लगाना। तो डेहो बॉस को उस ग्लव्स वाले आदमी का पता लगाने के लिए उसकी फोटो देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो दिखाया जाता है कि एक आदमी डेहो पे नजर रख रहा था, जिसके बारे में फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि वो आदमी कौन था। तो घर आके डेहो उस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को ध्यान से देखता है जिसे उसने बनाया था। तभी डेहो की नज़र एक फोटोग्राफ पे पड़ती है जिसे उस बूढ़े फोटोग्राफर ने भेजा था और उस फोटोग्राफ में वही ड्रैगन के टैटू वाला आदमी था। तो अब डेहो को कुछ कुछ ये पता चल गया रहता है कि उस आदमी का हुलिया कैसा है, लेकिन चूंकि उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी इसलिए उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तो इसलिए डेहो एक बार फिर से लूसिड ड्रीम में जाता है उस आदमी का चेहरा देखने के लिए। फिर डेहो लूसिड ड्रीम में उस आदमी को स्पॉट कर लेता है और उसे पकड़ने ही जाता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर ह्यून की वार्निंग याद आ जाती है कि अगर उसने ड्रीम में कोई भी चेंजिंग की तो उसकी रियल मेमोरी डिलीट हो जाएगी। फिर डेहो ये नोटिस करता है कि वो आदमी वहाँ के कॉफी शॉप से कॉफी खरीद रहा था। फिर ड्रीम से बाहर निकल के डेहो उस कॉफी शॉप के आदमी से जाकर मिलता है और लूसिड ड्रीम में जाकर उस आदमी का चेहरा पहचानने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो कॉफी शॉप वाला उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो भी लूसिड ड्रीम में जाता है, लेकिन चूंकि उस आदमी ने टोपी पहना हुआ था इसलिए कॉफी शॉप वाला भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता है। पर उस आदमी ने पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से किया था, तो उस डेबिट कार्ड का नंबर का पता लगाकर पुलिस उस आदमी का पता लगा लेती है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी एक छोटा मोटा क्रिमिनल है जो इसके पहले भी अरेस्ट हो चुका है। तो पुलिस रिकॉर्ड में जो फोटो थी, डेहो उस फोटो को देखता है और उस आदमी के हाथ में वही ड्रैगन टैटू रहता है, जिसके बाद डेहो श्योर हो जाता है कि ये वही आदमी था जो उस दिन उसके बेटे को लेकर जा रहा था। लेकिन तभी एक पुलिस वाला उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि वो आदमी एक एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 साल से कोमा में है। आगे बॉस डेहो से मिलने आता है क्योंकि उसने उस दूसरे किडनैपर का पता लगा लिया था और बताता है कि वो किडनैपर अभी एयरपोर्ट में है और 30 मिनट के अंदर जापान जाने के लिए उसकी फ़्लाइट है। जिसके बाद डेहो तुरंत पुलिस चीफ सॉन्ग को कॉल करता है और उसे ये सारी बात बताता है और डेहो और पुलिस चीफ सॉन्ग दोनों ही एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तो वो आदमी बताता है कि भले वो इस किडनैपिंग में शामिल था लेकिन किडनैपिंग के बाद वो उसके बेटे को कभी देखा ही नहीं, और साथ में ये भी बताता है कि जो दूसरा किडनैपर था वो 3 साल पहले उसके बेटे को मार चुका है। जिसे सुनकर डेहो को झटका लग जाता है, लेकिन चूंकि डेहो एक डिटरमाइंड पर्सन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि जब तक वो अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं देख लेता वो इस बात को नहीं मानेगा कि उसका बेटा मर चुका है और अपने बेटे को ढूंढता रहेगा। तो आगे पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे ही पता चलता है कि वो आदमी पुलिस स्टेशन में ही सुसाइड कर लिया है। और साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो आदमी डेहो पे नज़र रखा हुआ था वही आदमी उस समय पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा था। तो पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा भी किसी ने हैक कर लिया था, इसलिए पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद डेहो और पुलिस चीफ सॉन्ग ये डिस्कस करते हैं कि पक्का इस किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है और उन्हें उस आदमी का पता लगाना होगा क्योंकि वही है जो उसके बेटे के बारे में जानकारी दे सकता है। तो आगे डेहो डॉक्टर ह्यून से मिलने जाता है और वहाँ वो एक बिजनेसमैन को देखता है जिसके बेटे को उसने कुछ साल पहले एक्सपोज किया था। तो डेहो को पहले वो बिजनेसमैन याद नहीं रहता है और एक खाली वही बिजनेसमैन रहता है जिसके ऊपर अभी तक उसने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। तो डेहो को लगता है कि वो बिजनेसमैन भी उसका दुश्मन हो सकता है। तो डेहो को डॉक्टर ह्यून से बात करके पता चलता है कि उस बिजनेसमैन का बेटा कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले ही मर चुका है और वो आदमी डॉक्टर ह्यून के पास आकर लूसिड ड्रीम में अपने बेटे से मिलता है। मतलब वो आदमी लूसिड ड्रीम को एज ए थेरेपी यूज करता है। फिर डेहो अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड के जरिए पता लगाता है कि 3 साल पहले जब डेहो ने उस बिजनेसमैन के बेटे को एक्सपोज किया था उसके कुछ दिन बाद ही उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिल पाया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी।
क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था और कोई भी ब्लड डोनर नहीं मिला था उसे ब्लड देने के लिए, और उसका ब्लड ग्रुप था MK फ्रेंड्स, MK ब्लड ग्रुप दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। और फ्रेंड्स, यही हमें ये भी पता चलता है कि जब मूवी के स्टार्टिंग में डेहो अपने बेटे मिन्हो के हाथ में खरोच देके काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, और मिन्हो का ब्लड ग्रुप भी MK था। और इस चेयरमैन का बेटा जिसकी मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले, उसका भी ब्लड ग्रुप MK था। फिर डेहो समझ जाता है कि उसके बेटे की किडनैपिंग उसी चेयरमैन ने करवाया होगा अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तो आगे डेहो उस चेयरमैन का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में जाता है और एक एलिवेटर में चढ़ जाता है। फिर डेहो को वहाँ पे वो आदमी नजर आता है जिसे उसने पहली बार अपनी लूसिड ड्रीम में देखा था और जिसके बारे में डॉक्टर ह्यून ने बताया था कि वो अक्सर दूसरों के ड्रीम में भी नजर आता है। तो वो आदमी एक अपाहिज था। तो एट फर्स्ट वो आदमी कहता है कि वो डेहो को नहीं जानता है, लेकिन जब आगे डेहो उसे धमकाता है तो वो आदमी डेहो को बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। जहाँ वो आदमी बताता है कि वो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है और वो अपने साइंस की नॉलेज अपने तक ही रखना चाहता है। तो उस आदमी का एक लैब रहता है जहाँ वो अपने लिए लूसिड ड्रीम में जाने का एक डिवाइस बनाया था। तो चूंकि वो आदमी एक अपाहिज था, लेकिन वो लूसिड ड्रीम में चल सकता था, फिर सकता था, दौड़ सकता था, लेकिन अपने ड्रीम में जाते जाते वो बोर हो गया था, इसलिए उसने लूसिड ड्रीम की एक शेयर डिवाइस बना ली। लूसिड ड्रीम में इंसान केवल अपने ही ड्रीम में जा सकता है, लेकिन शेयर ड्रीम के जरिए वो किसी और के ड्रीम में भी जा सकता है। ड्रीम देखते वक्त हर इंसान का ब्रेन वेव्स यूनिक होता है, तो अगर कोई इंसान अपने ब्रेन वेव्स को दूसरे के ब्रेन वेव्स से मैच करवा ले तो वो इंसान दूसरे के ड्रीम में इंटर कर सकता है। तो उस आदमी को दूसरे के ड्रीम में घुसने के लिए ब्रेन वेव का डेटा डॉक्टर ह्यून के कंप्यूटर से मिलता था, जिसे उसने हैक कर लिया था। तो ये बात सुन के डेहो को आइडिया आता है कि वो अगर उस किडनैपर जो इस समय कोमा में है उसके ड्रीम में चला जाए तो वो अपने बेटे का पता लगा सकता है, लेकिन वो साइंटिस्ट और डॉक्टर ह्यून उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो अब तक जितने भी ड्रीम्स में गया वो सारे उसके अपने ड्रीम्स थे और उसमें अंदर जाना और बाहर आना आसान था। लेकिन शेयर ड्रीम किसी और का ड्रीम होगा जिसमें अंदर जाना तो आसान होगा लेकिन बाहर आना आसान नहीं होगा। इसमें भी उस डिवाइस का बटन दबा के बाहर आया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने ब्रेन वेव्स को उस ड्रीम ओनर के ब्रेन वेव्स से डिस्कनेक्ट करना होगा, और इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जिस पर्सन के ड्रीम में वो जाने की बात कर रहा है वो पर्सन इस समय कोमा में है, और जब डेहो उसके ड्रीम में जाएगा और उसी दौरान उस आदमी की मौत हो गई तो डेहो हमेशा के लिए उसके ड्रीम में फंस कर रह जाएगा और हकीकत में कोमा में चला जाएगा और वो कभी भी होश में नहीं आएगा। तो डेहो ये रिस्क भी लेने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे हर हाल में अपने बेटे को ढूंढना रहता है। तो आगे वो साइंटिस्ट उस कोमा वाले आदमी के ब्रेन वेव्स का डाटा लेके उसको डेहो के ब्रेन वेव से मैच करा के डेहो को उसके ड्रीम में भेज देता है। तो डेहो उस आदमी के ड्रीम में जाता है और जहाँ वो देखता है कि वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, और यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट ये पता चलता है कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं मिन्हो की केयर टेकर थी। तो इससे ये बात पता चलती है कि मिन्हो के बेटे की किडनैपिंग की प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। फिर अचानक उसके ड्रीम का लोकेशन और डेट चेंज हो जाता है और डेहो अपने आप को एक जंगल में पाता है जब उस आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ था। तो डेहो देखता है कि एक आदमी उस कार को ऊपर से देख रहा था, तो डेहो तुरंत ऊपर भागकर जाता है और देखता है कि वो आदमी एक कार से भागता है, लेकिन डेहो उस आदमी के कार का नंबर प्लेट देख लेता है। तो एक बार फिर से लोकेशन और डेट चेंज होता है और इस बार डेहो किडनैपिंग के एक दिन पहले वाले टाइम में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे दोनों किडनैपर के बीच में बातचीत हो रही थी और जो किडनैपर इस समय कोमा में था वो उस दूसरे किडनैपर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके मास्टर की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से मिन्हो मर जाएगा। तो इस बात पे वो किडनैपर जो पुलिस स्टेशन में सुसाइड कर लिया था वो उस दूसरे किडनैपर को धमकाता है और कहता है कि उसे ऐसा करना ही होगा। तो उन किडनैपर्स के वहाँ से जाने पर डेहो वहाँ पे जाता है और उसे एक लिस्ट मिलती है जिसमें कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ था और उसके बेटे का भी नाम उसमें लिखा हुआ था, और तभी वो दोनों किडनैपर वहाँ पे आ जाते हैं और डेहो को पकड़ लेते हैं। तो डेहो ड्रीम से निकलने के लिए उस डिवाइस का बटन प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये देखकर वो साइंटिस्ट उस ड्रीम में आता है और उसे उस ड्रीम से निकाल कर ले जाता है। फिर डेहो ड्रीम में देखे हुए लिस्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि उन सारे लोगों में एक बात कॉमन थी, वो था उनका ब्लड ग्रुप। उन सारे लोगों का ब्लड ग्रुप MK था, जिसके बाद वो लोग श्योर हो जाते हैं कि इस किडनैपिंग के पीछे उस चेयरमैन का हाथ है। फिर डेहो बॉस के पास जाता है और उन्हें उस कार का नंबर देता है जिसे उसने ड्रीम में देखा था, और साथ ही उस चेयरमैन का पूरा शेड्यूल पता लगाने के लिए कहता है ताकि उस चेयरमैन को पकड़कर उससे उसके बेटे का पता लगाया जा सके।
तो डेहो प्लान बनाता है कि जब वो चेयरमैन डॉक्टर ह्यून के पास अपने थेरेपी सेशन के लिए आएगा तो डेहो उसका किडनैप कर लेगा और डॉक्टर ह्यून को बांध देगा ताकि उन्हें ऐसा लगे कि डॉक्टर ह्यून इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसा होता भी है और डेहो उस चेयरमैन को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस चेयरमैन के आदमी डेहो का पीछा करके उस तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी फाइटिंग होती है। तो वो चेयरमैन बताता है कि उसके बेटे की डेथ तो 2012 के फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन डेहो के बेटे का किडनैप हुआ था 2012 के अप्रैल में। तो जब उसका बेटा ही मर गया था तो वो उसके बेटे की किडनैपिंग क्यों करवाएगा। लेकिन वो बताता है कि उसे याद है कि उसने 19 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनका ब्लड ग्रुप MK था पूरे साउथ कोरिया में, और उसके पास से कोई वो लिस्ट चोरी कर लिया था। तो उस लिस्ट में लिखे 18 लोगों के किसी फैमिली मेंबर्स ने ही उसके बेटे की किडनैपिंग की होगी। तो अगर वो अपने बेटे का पता लगाना चाहता है तो उसे उन 18 लोगों का पता लगाना होगा कि कहीं उन 18 लोगों में से किसी को ब्लड या बॉडी ऑर्गन की जरूरत तो नहीं है। तो डेहो उन 18 लोगों का पता लगाता है और उसे पता चलता है कि उन 18 लोगों में सिर्फ एक लड़की है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और इसके लिए उसे कोई ऐसा ही चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप MK हो। तो डेहो उस लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और फ्रेंड्स उस लड़की को देखने के बाद केवल डेहो के नहीं बल्कि दर्शकों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ सोंग की बेटी थी। तभी डेहो को बॉस का भी फोन आता है और वो बताता है कि वो जिस गाड़ी का नंबर दिया था वो गाड़ी पुलिस चीफ सोंग की है, और बॉस कहता है कि वो डेहो के पास आ रहा है पुलिस चीफ सोंग को पकड़ने में उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही डेहो अपनी गाड़ी में बैठता है उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे ऑलरेडी पुलिस चीफ सोंग और उसका आदमी बैठे होते हैं और वो डेहो को इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और उसको वहां से एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। और डेहो जब होश में आता है तो उसे अपना सारा प्लान बताते हैं। तो पुलिस चीफ सोंग बताता है कि वो ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा था और उसका बेटा भी जिंदा है जिसे वो किडनैपर कहीं छुपा दिया है, और पुलिस चीफ सोंग भी 3 सालों से उसके बेटे को ढूंढ रहा ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। तो 2 साल पहले चीफ सोंग को उस किडनैपर के बारे में पता चल गया था और जब वो उसका पीछा कर रहा था तभी उस किडनैपर का कार एक्सीडेंट हो गया था और जिसके वजह से वो किडनैपर कोमा में चला गया। और वहीं दूसरा किडनैपर जो पुलिस स्टेशन में सुसाइड कर लिया था उसको भी पुलिस चीफ सोंग ही मरवाया था, क्योंकि उसको डेहो के बेटे के बारे में वैसे भी कुछ पता नहीं था और वो पुलिस चीफ सोंग के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता था। तो पुलिस चीफ सोंग कहता है कि अब उसे भी शेयर ड्रीमिंग डिवाइस के बारे में पता चल चुका है, तो वो भी उस किडनैपर के ड्रीम में जाएगा जो इस समय कोमा में है और वहां से उसके बेटे का पता लगा लेगा, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बचा सकेगा। जिसके बाद वो डेहो को एक गाड़ी में बंद करके उस गाड़ी को नदी में फेंक देते हैं। तो डेहो मरने वाला होता है लेकिन बॉस वहां पे उसके फोन को ट्रैक करके पहुंच जाता है और डेहो को बचा लेता है। तो जब डेहो डॉक्टर ह्यून को फोन करता है तो डॉक्टर ह्यून उसे बताती हैं कि पुलिस चीफ सोंग अभी अभी उस साइंटिस्ट का पता लेकर उस साइंटिस्ट के पास गया है जो शेयर ड्रीमिंग करता है। तो अब डेहो के पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है कि वो डॉक्टर ह्यून की मदद से पुलिस चीफ सोंग के पहले उस कोमा वाले आदमी के ड्रीम में पहुंच सके। डॉक्टर ह्यून भी अब तक शेयर ड्रीमिंग के बारे में सब कुछ जान चुकी रहती हैं और समझ चुकी रहती हैं। तो जब डेहो उस किडनैपर के ड्रीम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके ड्रीम की सारी बिल्डिंग्स टूट के गिर रही थी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियल लाइफ में उस किडनैपर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और वो मरने वाला था। तो डेहो ड्रीम में जाकर उस किडनैपर से अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस चीफ भी पहुँच जाता है और वो उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किडनैपर पुलिस चीफ को शूट करके मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा पुलिस चीफ सोंग भी आ जाता है जो उन दोनों पे हमला कर देता है। लेकिन ड्रीम में मरने के बाद कोई जिंदा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में जो फर्स्ट चीफ सोंग आया था वो उस किडनैपर के ड्रीम का था। वो पुलिस चीफ सोंग शेयर ड्रीम के जरिए वहाँ पे नहीं पहुँचा था, और अब ये जो दूसरा वाला पुलिस चीफ सोंग आया है वो शेयर ड्रीम का यूज करके किडनैपर के ड्रीम में आया था और वो रियल पुलिस चीफ सोंग था। तो फ्रेंड्स ड्रीम में सब कुछ टूटने फूटने लगता है और वो किडनैपर भी मरने वाला होता है। तो डेहो पुलिस चीफ सोंग को घायल कर देता है और फिर उस किडनैपर से अपने बेटे के बारे में पूछता है। तो वो किडनैपर डेहो से माफ़ी मांगता है और डेहो को एक चर्च की फ़ोटो देता है और बताता है कि वो उसके बेटे को उसी चर्च में छोड़ आया था अनाथ बता के। फिर उसके बाद उस किडनैपर की मौत हो जाती है और एक बार फिर से पुलिस चीफ सोंग और डेहो के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो उसी दौरान पुलिस चीफ सोंग के हाथ से वो डिवाइस छूट जाती है जिसके जरिए वो उस ड्रीम से बाहर निकल सकता था। तो डेहो उस डिवाइस को पकड़ने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है और राइट टाइम पे बटन दबा के ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, और वही पुलिस चीफ सोंग हमेशा के लिए उसी ड्रीम में फंस कर रह जाता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि डैहो उसी चर्च में जाता है जिस चर्च की तस्वीर उसे उस किडनैपर ने दी थी। तो वहाँ पे फाइनली वो अपने बेटे को पाता है और वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है और मिन्हू भी अपने पिता को पहचान जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड्स इस मूवी में दो तरह के पिता को दिखाया गया है और दोनों ही अपने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक का तरीका बहुत ही गलत रहता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को मारना चाहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।